बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपना इंटर पार्ट 1 का चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में है कि किस तरह से कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है, किस तरह से उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो कलेक्टिवली कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। तो अब हम उसके कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो कंपोनेंट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेन मेमोरी का। तो मेन मेमोरी, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने शायद आपसे डिस्कस किया था कि हम रैम को समटाइम कहते हैं और मेन मेमोरी वर्किंग एरिया होता है, यानी कि प्रोसेसर को जितनी भी इंस्ट्रक्शंस पास होनी होती हैं वो तकरीबन तकरीबन सारी की सारी मेन मेमोरी से जाती हैं। मेन मेमोरी या रैम सारी इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट करती है और जब प्रोसेसर डिमांड करता है उसे साथ के साथ प्रोवाइड करती है। तो मेन मेमोरी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, नो डाउट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर बीइंग यूज्ड। अब देखें ना, जब प्रोसेसर कोई प्रोसेसिंग कर रहा है तो उस टाइम पे जो प्रोसेस चल रहा है उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस और डाटा ये आपकी मेन मेमोरी में रहता है। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग एरिया। एरिया यहां पे ए होगा, एरिया ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट मेन मेमोरी। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस ही नहीं पहुंचेंगी। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बात करें, मेन मेमोरी इन मॉडर्न कंप्यूटर इज बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ चिप। एक चिप की फॉर्म में, आपको पता है कि आपकी जो रैम होती है वो एक सिलिकॉन चिप होती है। चिप इज मेड ऑफ अ सेमीकंडक्टर, किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई। द चिप कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ, इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि इस रैम की मेमोरी इतनी है, 512 MB की है या 1 GB की है या XYZ, तो वो एक्चुअल में हम उसके सेल्स की बात कर रहे होते हैं। ईच सेल कैन स्टोर 1 बिट, एक सेल एक बिट। द सेल इन मेन मेमोरी आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। आपको पता है कि बाइट्स बनते हैं, तो हम उन्हें लॉजिकली ऑर्गेनाइज करके इन द फॉर्म ऑफ बाइट से लगा देते हैं ताकि हमारे लिए मेमोरी कैलकुलेट करना आसान हो जाए। ईच बाइट इन द मेमोरी इज असाइंड अ यूनिक नंबर। हर बाइट के पास एक अपना यूनिक नंबर होता है। दिस नंबर इज नोन एज द एड्रेस ऑफ बाइट। यानी कि आपको पता है ना कि हमने लास्ट टाइम एड्रेस बस पढ़ी थी, तो कंप्यूटर को लोकेट करने के लिए एड्रेसेस चाहिए। तो उन एड्रेसेस के लिए हमने एक यूनिक नंबर जो है वो असाइन किया हुआ होता है, जिसकी बेस पे डाटा जो है वो आसानी से लोकेट किया जा सकता है। तो ये हमारा था मेन मेमोरी। उसके बाद है असाइनिंग डाटा इन मेन मेमोरी, सॉरी एक्सेसिंग डाटा। मेन मेमोरी का डाटा किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है? हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है कि मेन मेमोरी इज सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। हमने वो जो सेल्स छोटे छोटे बनाए थे जिसके अंदर हर सेल के अंदर बिट्स, एक बिट आती थी, फिर हमने कहा कि हमने उन्हें लॉजिकली इस तरह से अरेंज किया कि 8 सेल्स या 8 बिट्स को मिला के बाइट्स की फॉर्म में, और फिर उन्हें सीक्वेंस में लगा दिया। सीपीयू, आपको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं, एंड अदर कंपोनेंट्स कैन एक्सेस एनी बाइट ऑफ मेन मेमोरी बाय स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस। अभी कुछ मिनट पहले या सेकंड्स पहले हमने ये डिस्कस किया है कि वो जो हम बाइट्स बनाते हैं 8 बिट्स के, उन्हें हम एक यूनिक नंबर दे देते हैं जो उनका एड्रेस होता है। अब जब किसी भी आपके कंपोनेंट को या प्रोसेसर को कहीं से किसी डाटा को एक्सेस करना होगा, तो वो बड़ा सिंपल है कि बजाय इसके कि वो वन बाय वन सारे डाटा को चेक करे, वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसी एड्रेस को चेक करेगा और अपना डाटा जो है उस तक उसकी एक्सेस हो जाएगी। डिफरेंट बाइट्स कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। रैंडमली का मतलब है कि जब जहां से चाहा वहां से एक्सेस कर लिया। इसके लिए किसी सीक्वेंस की जरूरत नहीं है कि एक सिरे से स्टार्ट करो सर्च करना और दूसरे सिरे तक, नहीं। जो एड्रेस आपका मैच होता है, चाहे वो सेंटर में, आप वहां पे जाके अपना डाटा एक्सेस कर सकते हो।
द मेमोरी इज बिल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आपको पता है कि रैम के अंदर बहुत, चिप के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है वो लगे हुए होते हैं। उसके बाद है एक्सेसिंग एनी पार्ट ऑफ मेमोरी टेक इक्वल टाइम, यानी कि आप किसी भी, वो जो हमने एड्रेस की बात की, उसे एक्सेस करें तो टाइम सेम लगेगा। उसके बाद आपको पता है कि अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट मूवेबल पार्ट्स होते हैं जो मूव करते हैं बाकायदा। उसके अंदर डिस्क होती है जो घूमती है, उसके ऊपर एक लेंस होता है जो उसको रीड करता है, मोटरें होती हैं जो लेंस को कंट्रोल करती हैं, डिस्क को घुमाती हैं, यानी कि मैकेनिकल मूवमेंट होती है उसके अंदर। लेकिन हमारी मेन मेमोरी के अंदर मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती, और यही वजह है कि हमारे पास इसकी स्पीड बेहतर होती है। कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती, इसलिए इसकी स्पीड जो है, दैट इज व्हाई मेन मेमोरी इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू अदर स्टोरेज डिवाइसेस सच एज मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क से हमारा मतलब होता है हार्ड डिस्क। तो रैम के अंदर आपने कभी नहीं देखा कि कोई मोटर वगैरह लगी हुई हो या कोई दूसरी चीज लगी हुई हो, इसलिए इसकी स्पीड जो होती है, जो डाटा एक्सेस स्पीड होती है, वो थोड़ी ज्यादा होती है। अब देखें, हम मेन मेमोरी की बात कर रहे थे, तो मेन मेमोरी इज रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है कि जहां से आपका दिल करे रैंडमली आप इस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमने बात की ना कि रैम के अंदर सेल्स बने हुए होते हैं और उन सेल्स के अंदर डाटा स्टोर होता है, और हर 8 बिट्स की बाइट बना के हम एड्रेस दे देते हैं। तो अगर आपका डाटा जहां पे मौजूद है उस एड्रेस को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बाकियों को छोड़ के। यही वजह है किसे रैंडम। इट इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मींस दैट ईच इंडिविजुअल बाइट इन एंटायर मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। ये मैंने अभी जो बात की है कि डायरेक्ट मेमोरी कहो या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहो, मतलब एक ही है कि हर बिट जो है वो डायरेक्टली आपकी एक्सेस में रहती है, आपके पास जस्ट उसका एड्रेस होना चाहिए। रैम इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखिएगा कि रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब है कि जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन होगा, टर्न ऑफ होगा, आपका सारे का सारा डाटा उसके अंदर से रेज हो जाएगा, रैम खाली हो जाएगी दोबारा से। रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। अब वोलाटाइल का मतलब क्या है? इट मींस दैट इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। अब ये वोलाटाइल की डेफिनेशन भी है ये वाली। वोलाटाइल मींस दैट इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, कि जैसे ही पावर बंद हुई वो सारी की सारी क्लीन हो जाती है। रैम इज रीड राइट मेमोरी, यानी कि आप देखें ना कि वो बार बार खाली हो रही है, बार बार उसमें से जो डाटा है वो लोड किया जा रहा है, तो उसका मतलब है ये रीडेबल भी है और राइटेबल भी। सीपीयू कैन रीड डाटा फ्रॉम रैम एंड कैन राइट डाटा टू रैम, यानी कि जब इंस्ट्रक्शंस किसी प्रोग्राम की चाहिए तो प्रोसेसर रैम से वो इंस्ट्रक्शंस रीड करता है, और जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है और बैक हमने चीजें स्टोर करनी होती हैं तो वो रैम के ऊपर राइट कर देता है, और रैम उस डाटा को हार्ड को जाके पहुंचाती है। इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब तक प्रोग्राम चल रहा है उसकी इंस्ट्रक्शंस रैम में पड़ी हुई हैं, उसके बाद खत्म। रैम इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज। याद रखिए कि प्राइमरी स्टोरेज रैम होती है और सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो रोम या हार्ड डिस्क होती है। अब रैम की कुछ टाइप्स हैं। पहली है डी रैम। डी रैम का मतलब है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज द टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स। बहुत सारे कंप्यूटर्स में यूज होती है, ये बहुत सस्ती है, लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ रैम है डी रैम। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? डी रैम रिक्वायर एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट, यानी कि इसे मुसलसल कंटिन्यूसली करंट चाहिए ताकि ये अपना डाटा अपने अंदर रख सके। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ डी रैम डिक्रीजेज विद टाइम दैट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ डाटा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि थोड़े टाइम के बाद ना इसकी चार्जिंग लो हो जाती है, इसलिए बार बार इसे रिफ्रेश करना पड़ता है, अदरवाइज इसके अंदर से डाटा जो है वो उसका लॉस स्टार्ट हो जाता है। डी रैम इज रिचार्ज्ड और रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन टू मेंटेन इट्स डाटा।
The processor cannot access data when it is being refreshed in DRAM, and that is the reason DRAM is slow. अब देखें ना, मसलन ये हमारे पास एक DRAM है, डायनामिक रैम है, अभी मैं आपको इसकी डायग्राम भी शो करूंगा। ये DRAM है। अब इसने बार बार खुद को रिफ्रेश करना है ताकि ये अपने डाटा को संभाल सके। अब ये समझें कि इसको थोड़ी देर के बाद नींद आ जाती है और फिर इसे जगाना पड़ता है कि उठ जाओ, अभी तक काम बाकी है, तो वो रिफ्रेश स्टेट है। जिस टाइम पे ये रिफ्रेश हो रही है, प्रोसेसर आपका जो सीपीयू है वो यहां पे बैठ के वेट कर रहा है कि इसकी रिफ्रेश हो ले, ये अपने आप को रिफ्रेश कर ले और उसके बाद मैं इसे डाटा एक्सेस करूं। उस टाइम पे इसको डाटा परमिशन नहीं है। तो इसकी वजह से आपको पता है कि जब प्रोसेसर वेट करेगा किसी चीज का तो उसकी प्रोसेसिंग पे इफेक्ट पड़ेगा और स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ये कौन है? डायनामिक रैम। डायनामिक रैम कौन सी है? वो वाली रैम जिसको बार बार रिफ्रेश या रिचार्ज होने की जरूरत पड़ती है डाटा को स्टोर करने की लिए। जिस टाइम पे ये रिफ्रेश हो रही होती है उस टाइम पे प्रोसेसर वेट करता है। उसके बाद है एस रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टोर डाटा विदाउट एनी फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग, यानी कि इसको बार बार रिफ्रेश नहीं होना पड़ता, एक दफा डाटा स्टोर करती है। सीपीयू डज नॉट नीड टू वेट। डी रैम के अंदर सीपीयू वेट पे लगा हुआ था, यहाँ पे सीपीयू को या आपके प्रोसेसर को वेट करने की जरूरत है नहीं है। और अगर प्रोसेसर को वेट करने की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब है प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। दूसरी चीज, इसके अंदर कम पावर यूज होती है। नॉर्मली यूज टू बिल्ड अ वेरी फास्ट मेमोरी नोन एज कैशे मेमोरी। इसको कैशे मेमोरी बनाने के लिए यूज किया जाता है। एस रैम इज मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम। ये हमारी नॉर्मल रैम से थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये देखें, हमारे आपके पास जो सॉरी, ये मुझे लगता है नाम जो है ना वो उलट लिखे गए हैं। नीचे वाली एस रैम है जो हम एक मिनट, डी रैम डायनेमिक मेमोरी नहीं, ठीक है। ये आपके पास ऊपर जो है ये एस रैम है जो प्रोसेसर के अंदर कैशे मेमोरी बनाने के लिए यूज होती है, ये वाली। और ये जो है ये आपके पास डायनामिक रैम है जिसको बार बार रिचार्ज होने की जरूरत पड़ती है, जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं। और ये इसके वो सेल्स टाइप होते हैं जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखें ना तो तकरीबन इन दोनों चीजों की शक्ल मिलती जुलती है, लेकिन ये अलग अलग कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक्चुअली डाटा यहाँ पे स्टोर होता है। उसके बाद यहां तक हमारी बात चल रही थी रैम की। अब हम बात करते हैं रोम की। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, जिसको पढ़ा जा सकता है। इंस्ट्रक्शंस इन रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज। रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वही कंप्यूटर को जगाती हैं, जिसकी मसलन हमने अगर विंडो सेव की इंस्टॉल की हुई है तो विंडो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर है और हार्ड डिस्क जो है वो एग्जांपल है रोम की। तो आपके कंप्यूटर को जो इनिशियली स्टार्टिंग फेज चाहिए वो सारे के सारे रोम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है। दीज इंस्ट्रक्शन कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड। यानी कि कंप्यूटर जब स्टार्ट हो रहा होता है ना तो वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकता है, उसको डिलीट या चेंज नहीं कर सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट एनी न्यू इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इन द रोम। रोम स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली, यानी कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वो वोलाटाइल थी जो बार बार डाटा को लॉस कर देती थी, ये नॉन वोलाटाइल, ये परमानेंट मेमोरी है। व्हेन अ पावर इज स्विच्ड ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन रोम आर नॉट लॉस्ट। दैट इज व्हाई रोम इज नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो ये याद रखिएगा कि रोम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं, पी रोम है, ईपी रोम है और ईईपी रोम है। पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस फॉर्म ऑफ पी रोम इज इनिशियली ब्लैंक, यानी कि पहले ये ब्लैंक है, उसके बाद इसके अंदर डाटा इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी। जब एक दफा लिखी जाएंगी तो उसके बाद दोबारा से इसे नहीं लिखा जा सकता, रेज नहीं किया जा सकता। द यूजर और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस।
द यूजर कैन राइट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ओनली वंस, एक दफा लिख लिया आपने तो बस लिख लिया। इफ देयर इज एन एरर इन राइटिंग इंस्ट्रक्शंस, अगर आप उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं उनके उनमें कोई गलती हो गई है तो आपकी पी रोम आपके किसी काम की नहीं रही, आप उसे वेस्ट समझे, आप उसके अंदर चेंजिंग आप नहीं कर सकते। द एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड एंड चिप बिकम अनयूजेबल, यानी कि वो अब आपके किसी भी काम की नहीं है, आप बेशक उसे फेंक दें। उसके बाद है बेटा ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब है ये भी इनिशियली ब्लैंक होगी, आप इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और अगर इन केस आप उनके अंदर कोई गलती हो गई है तो आप इसे इरेज कर सकते हैं। और इरेज किस तरह से कर सकते हैं? यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी कि आप उसको दोबारा से लिख सकते हैं। द यूजर देन कैन राइट न्यू प्रोग्राम, यानी कि एक दफा गलती हो गई, अल्ट्रा वायलेट रेज को यूज करते हुए डाटा इरेज किया जा सकता है और उसके बाद नई इंस्ट्रक्शंस लिखी जा सकती हैं। इसका मतलब है चिप जो है वो यूजलेस नहीं होती एक दफा गलत इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमारे पास इसकी अगली टाइप है ईईपी रोम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ईईपी रोम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। In this type, user can erase and write instruction with the help of electrical pulses. If there is an error, तो आप सिंपली उसको दोबारा रख सकते हैं। The contents of EEP, अब यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी स्पेशल रे की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसे मॉडिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पल्सेस को यूज करते हुए, जो कि आपके पास इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में होती है। ये आपके पास डायग्राम्स है, ये आपके पास पी रोम है, उसके बाद ये ईपी रोम है और ये ईईपी रोम है। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो इनके अंदर कोई खास फर्क आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो डिफरेंट है। ये कभी आप किसी सर्किट में देखें ना तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको लगी हुई नजर आएंगी। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ रोम। अब हमने दो चीजें पढ़ी हैं, रैम और रोम। हम इनको एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं। बात हम कर रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, कि उसके कंपोनेंट्स किस तरह से आपस में कनेक्ट होकर काम करते हैं। चैप्टर हमारा है 5 और पार्ट 1 हमारी क्लास है, आपको पता है इंटर पार्ट 1 का ये टॉपिक है। सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस की है अभी वो है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी यानी कि वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। मेन मेमोरी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर बीइंग यूज्ड। जिस टाइम पे प्रोसेसर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हो उस टास्क के रेलिवेंट इंस्ट्रक्शंस और डाटा उस टाइम पे मेन मेमोरी के पास मौजूद होता है, आल्सो नोन एज वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। ये एरिया ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट मेन मेमोरी। स्ट्रक्चर इसका क्या है? मेन मेमोरी मॉडर्न कंप्यूटर बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ चिप। एक चिप होती है जो किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई होती है और इसकी बनावट इस तरह से होती है कि इसके अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। हर सेल की वैल्यू 1 बिट होती है और हम इन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रुप ऑफ 8 बिट्स में, जो कि हमें पता है कि बन जाता है 1 बाइट। और फिर हम इस बाइट वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें देते हैं एक स्पेशल या यूनिक नंबर जो कि इसका एड्रेस कहलाता है। तो ये हमारे पास थी मेन मेमोरी। उसके बाद हमारे पास है कि किस तरह से डाटा एक्सेस किया जाता है मेन मेमोरी में। तो हमें पता है कि डाटा सीक्वेंस में पड़ा हुआ है। सीपीयू और दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें रैम से डाटा या आपकी मेन मेमोरी से डाटा चाहिए वो डायरेक्टली एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग एड्रेस। एड्रेस क्या था? वो यूनिक नंबर जो आपने बाइट्स वाले ग्रुप को दिया था। डिफरेंट बाइट्स कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। मेमोरी इज बिल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। चिप होती है एक्सेसिंग एनी पार्ट टेक इक्वल टाइम, यानी कि आप
पहला सेल चेक कर रहे हैं या आखिरी सेल चेक कर रहे हैं, टाइम इंटरवल पे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टाइम कंज्यूम होगा। नो मैकेनिकल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। जिस तरह हमने बात की कि हार्ड डिस्क के अंदर मैकेनिकल मूवमेंट होती है, तो यहाँ पे मैकेनिकल मूवमेंट नहीं नहीं होती। यही वजह है कि स्पीड थोड़ी सी फास्ट होती है एज कंपेयर टू मूवेबल पार्ट्स वाली डिस्क लाइक मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क। अब मेन मेमोरी की जो टाइप है हमारे पास वो है रैम। वो कौन सी है? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है कि जब भी आपको डाटा चाहिए आप डायरेक्टली उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग एड्रेस। रैंडमली कहीं से भी जाके डाटा पिक किया जा सकता है, इसलिए इसे डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ये दोनों नाम यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद हमें पता है कि रैम के पास डाटा और इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरीली स्टोर होती हैं, यानी कि ये वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे ही पावर टर्न ऑफ होगी इसका डाटा लॉस हो जाएगा। ये रीडेबल भी होती है और राइटेबल भी होती है। यूजर डाटा सीपीयू जो है सॉरी वो डाटा रीड और राइट दोनों काम कर सकता है। उसके बाद हमने अभी पढ़ा है कि ये इंस्ट्रक्शंस रखती है, डाटा रखती है जो प्रोसेसर उस टाइम पे कर रहा होता है प्रोसेस चीजों को, और इसे हम रैम को मेन मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि रैम की टाइप्स कौन सी हैं। पहली है डी रैम यानी कि डायनामिक रैम, और दूसरी है एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी लीस्ट एक्सपेंसिव है और इसको खुद को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है या रिचार्ज करना पड़ता है, अदरवाइज इसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे हम बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। और जिस टाइम पे ये खुद को रिफ्रेश कर रही होती है या रिचार्ज कर रही होती है प्रोसेसर को वेट करना पड़ता है, और यही वजह है कि इसकी स्पीड स्लो है। एस रैम जो स्टैटिक हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसको प्रोसेसर को वेट नहीं करवाना पड़ता, ये खुद को रिफ्रेश नहीं करती या रिचार्ज नहीं करती बार बार, इसी वजह से ये फास्ट मेमोरी है, थोड़ी सी महंगी है, कॉस्टली है, और ये कैशे के अंदर यूज होती है, यानी कि कैशे मेमोरी बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है एस रैम को। ये आपके पास एग्जांपल है, सॉरी डायग्राम्स हैं, ये एस रैम की और ये डी रैम की। डी रैम आप सबने देखी होगी, एस रैम भी कभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर नजर आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है रोम। अभी हम रैम पढ़ रहे थे, अब है रोम। रोम रैंडम सॉरी रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ही वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर को इनिशिएट करती है, यानी कि कंप्यूटर को यूजेबल बनाती है। These instructions can only be read but cannot be changed or deleted. ये अब कुछ रोम्स की टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे जिनके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि उन्हें चेंज और डिलीट किया जा सके। रोम स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये नॉन वोलाटाइल। परमानेंट का मतलब क्या? नॉन वोलाटाइल, यानी कि जैसे आप पावर ऑफ कर देंगे अपने सिस्टम को फिर भी आपका डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टोर रहेंगी, वो खत्म नहीं होंगी। ये आपका है रोम। अब इसकी टाइप्स है। सबसे पहली टाइप है पी रोम। पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये है कि यूजर या मैन्युफैक्चरर इसे ब्लैंक परचेज करेगा, जब उसके पास आएगी तो ये ब्लैंक होगी, फिर जब इसके ऊपर डाटा एक दफा लिखा जाएगा, इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी, तो वो चेंजेबल नहीं है। इवन अगर लिखते हुए इसके ऊपर कोई एरर आ जाए तो आप फिर भी ठीक नहीं कर सकते, बजाय बल्कि क्या हो जाता है कि आपकी जो चिप है वो यूजलेस हो जाती है, वो नाकाबिल इस्तेमाल है अब आपके किसी काम की। उसके बाद अगली टाइप है ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है
क्या आप इसे इरेज कर सकते हैं यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज। तो अब जब आप इसको इरेज कर सकते हैं तो इसका मतलब है आप इसके ऊपर दोबारा से कोई चीज लिख भी सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन इज ईईपी रॉम। ईईपी रॉम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रॉम। इसका मतलब है कि इसे हम इलेक्ट्रॉनिकली इरेज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को। दिस टाइप यूजर कैन इरेज एंड राइट इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। और इलेक्ट्रिकल पल्सेस आपको पता है कि हर टाइम पे मौजूद होती है। इफ देयर इज एनी एरर, अगर आपके पास कोई एरर होता है तो आप सिंपली उसको इरेज करके दोबारा लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं द कंटेंट्स ऑफ ईईपी रोम कैन बी मॉडिफाइड इजीली, यानी कि इसके अंदर डाटा को इरेज करके दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाना इस चिप को आसान है। और यहाँ पे आपके सामने डायग्राम्स हैं इसकी रोम की। ये पहले पी रोम है, सिंपल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके बारे में हमने कहा कि इसको दोबारा से इरेज नहीं किया जा सकता। ईपी रोम है, इरेजेबल है, लेकिन कैसे? अल्ट्रावायलेट रेज से। और ये ईईपी रोम है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल है और इसके अंदर जो डाटा है उसे हम आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बेटा आज हमने मेन मेमोरी के अंदर दो टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं, एक रैम का और उसके अंदर हमने रैम की दो टाइप्स डिस्कस की, एस रैम और डी रैम। एक कैशे के अंदर यूज होती है, फास्ट मेमोरी है, और दूसरी हमने देखा कि वो चिप है जिसे हम नॉर्मली रैम के नाम से जानते हैं। दूसरा हमने रोम को डिस्कस किया, इसकी तीन टाइप्स हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। पी रोम के अंदर एक दफा डाटा लिख के उसको दोबारा चेंज करने की आपके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं रहती। अगर इवन लिखते हुए भी डाटा गलत हो जाए तो आप उसको इरेज करके ठीक नहीं कर सकते, बल्कि आपकी जो चिप होती है वो वेस्ट हो जाती है, वो यूजलेस हो जाती है। उसके बाद ईपी रोम है, इसे आप इरेज तो कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज। और उसके बाद ईईपी रोम है, ये रोम की एक ऐसी टाइप है जिसे आप इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू डाटा मॉडिफाई कर सकते हैं और इसके अंदर डाटा मॉडिफिकेशन बहुत आसान होती है। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू बेटा।